और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो कवर स्टोरी का टाइटल आपने देख ही लिया होगा, संकेत शानदार हैं, बम्पर त्योहार हैं। ये संकेत किस तरह के हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि अच्छे संकेत मिल रहे हैं? त्योहारों से पहले आम लोगों को महंगाई से बहुत बड़ी राहत मिली है और यही है सबसे बड़ा संकेत। सितंबर महीने में रिटेल महंगाई की दर घटकर 5% के करीब आ गई है। जरा डेटा के जरिए आपको समझाते हैं कि आज जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से वो एक आम आदमी के लिए राहत लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर जुलाई के महीने में अगर आपने शुरू करें, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस बार 5.5 के आसपास का महंगाई का आंकड़े का अनुमान था, लेकिन वो 5 के आसपास आ गया। 5.02% आया है सितंबर का महंगाई का आंकड़ा और इसे बहुत बड़ी राहत कहा जा रहा है। क्यों इसे राहत कहा जा रहा है? इसके पीछे के कारण हैं ये 2 महीनों के आंकड़े। इससे पहले अगस्त में अगर आप देखेंगे महंगाई 6.83% थी। आरबीआई परेशान था क्योंकि टॉलरेंस बैंड जो है आरबीआई का वो 4 से 6% का है और 4 से 6% के बीच में महंगाई नहीं आ रही थी पिछली बार अगस्त में। और इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो उससे भी पहले 7.44 वाले जुलाई का महीना लेकर आया था। तो एक तरह से जुलाई में जो चिंताएं थी महंगाई को लेकर वो थोड़ी कम जरूर हुई अगस्त में, लेकिन पूरी तरह से नहीं आई थी क्योंकि जो टॉलरेंस बैंड है आरबीआई का उसमें वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 5 का आंकड़ा आ गया है और ये एक बड़ी राहत कहा जा रहा है। इन आंकड़ों का और थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आगे, लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं उसका और डिटेल्ड एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर और डाल लेते हैं। तो ये मंथ ऑन मंथ आधार पर जो हमने आपको बताया घटकर हो गई है 5.02, इससे पहले थी 6.83%। खाद्य महंगाई दर, ये देखिए थोड़ा सा यहां पर बड़ी राहत मिली है। खाद्य महंगाई दर जो है वो 9.94% थी मंथ ऑन मंथ आधार पर, अब ये हो गई है 6.56%। तो एक बड़ी गिरावट खाद्य महंगाई दर में भी आई है और इसीलिए त्योहारों के बीच में ये आंकड़े आना बहुत बड़ी राहत के संकेत लेकर आ रहा है। सब्जियों की महंगाई दर आपने देखा होगा, टमाटर और दूसरी चीजों के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे थे, 26.14% हो गए थे सब्जियों की महंगाई के दाम। और देखिए आप सीधा शार्प इसमें डिक्लाइन आया है ट्रैजेक्टरी में और ये 3.39% हो गई है। तो सब्जियों के दाम भी घटे हैं और इससे एक बड़ी राहत। बिजली ईंधन की महंगाई भी जो है घटकर वो 4.31 से घटकर -0.11 यानी कि फ्लैट अप पे आ चुकी है। तो इस तरह से चारों तरफ से एक आम आदमी को राहत जरूर मिली है। आगे क्या होगा उस पर करेंगे विश्लेषण, लेकिन कुछ और डेटा जो रिटेल महंगाई दर 5.2% आई है। आंकड़ा क्या कहता है? अनुमान ये कहता था कि 5.45% आएगी यानी कि 5.5% के आसपास आएगी, लेकिन वो आई है 5 के आसपास। तो ये एक बड़ी राहत कही जा रही है। अब एक इसमें बड़ी बात क्या है, एक तरफ महंगाई घटी है और दूसरी तरफ आईआईपी के आंकड़े हमारे पास जो आए हैं वो शानदार हैं। देखिए आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ 14 महीने के हाई पर यानी कि 10.3% रही है। एक साल पहले ये अगस्त 2022 में अगर आप देखें तो उस समय आईआईपी ग्रोथ -0.7% थी और सालाना आधार पर जो दूसरे आंकड़े हैं वो भी देखेंगे तो एक तरफ आपकी महंगाई घट रही है और आईआईपी ग्रोथ बढ़ रही है और दूसरे सेक्टर्स भी जरा फटाफट से देखें तो माइनिंग ग्रोथ -3.9% से बढ़कर 12.3% रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो -0.5% से बढ़कर 9.3% पर पहुंच गई है। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ देखेंगे तो ये 1.4% से बढ़कर 15.3% रही है। इसी तरह से कैपिटल गुड्स की ग्रोथ भी है सालाना आधार पर 4.3% से बढ़कर 12.6% रही है। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो है महंगाई का, जो आप देख रहे हैं, और आईआईपी का। महंगाई का घटना और आईआईपी का बढ़ना, ये अगस्त में आप देखिए 10.03%, जुलाई में कम थी 5.65% थी और जून में 3.76% थी। तो एक तरफ इन महीनों में, इससे पहले के महीनों में महंगाई ऊंचाई पर थी और आईआईपी कम थी, तो इससे एक प्रेशर आ रहा था इकोनॉमी पर और वो प्रेशर साफ तौर पर ये संकेत दे रहा था कि कुछ और नीतिगत फैसले लेने होंगे। लेकिन अब ये जो आंकड़े आए हैं
इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डीके श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव सर आपका। सर, कितनी राहत है ये, और टॉलरेंस बैंड के अचानक से एकदम मिड में आ जाना, 5 पे आ जाना, अनुमान था 5.5% का, 5.5% के आसपास, ये कितनी बड़ी राहत आप देख रहे हैं सर इसे? इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों जो आंकड़े आए हैं ये काफी राहत को दिखलाते हैं। सीपीआई का स्तर भी और परिवर्तन की दिशा भी, आईआईपी का भी स्तर और परिवर्तन की दिशा, ये दोनों ही सही डायरेक्शन में जा रही हैं। सीपीआई का 5% होना और पिछले महीनों में क्रमशः गिरावट, और इसी तरह से आईआईपी का 10% होना और पिछले महीनों की तुलना में क्रमशः बढ़ोतरी, ये दोनों बातें बहुत आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाली है। और इससे ये लगता है कि पूरा साल जो है वो हम लोगों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से अच्छा जाएगा, क्योंकि कोई प्रेशर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर अब ये नहीं है कम से कम कि वो ब्याज की दरें बढ़ाए। और समृद्धि जो है वो भी, जो अभी आईएमएफ ने अनुमान लगाया है पूरे साल के लिए 6.3%, और रिजर्व बैंक का अनुमान था 6.5%। तो इन दोनों के बीच में कहीं अगर समृद्धि होती है तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और इसी के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी समृद्धि जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था की समृद्धि से लगभग दोगुनी होगी। ये सर, ये विचित्र ट्रैक क्यों है? क्योंकि इस पे आईएमएफ ने भी कहा है कि हम बड़ी इकोनॉमीज में सबसे शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमीज हैं। दूसरी, पूरी ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, सब जगह चिंताएं हैं। इजराइल हमास वाले पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ऑलरेडी ग्लोबल अनिश्चितताएं थी और हमारी एक अलग ट्रैजेक्टरी, हमारे कुछ अलग से आंकड़े। इसके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं सर? इसमें बहुत कुछ इस बात पर निर्भर हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो घरेलू मांग है और घरेलू अर्थव्यवस्था की जो गतिविधियां हैं उस पर निर्भर ज्यादा है, और उसका जो नुकसान होता है ग्लोबल इकोनॉमी के स्लो डाउन से, और उसके कारण जो एक्सपोर्ट में घटोतरी होती है उसका जो असर होता है वो बहुत मार्जिनल है। इसके कारण हम लोग की अर्थव्यवस्था अधिकांशतः घरेलू जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स है उन पर डिपेंडेंट है, और इसलिए एक तरह से कहा जाए कि हम लोग थोड़ा थोड़ा इम्यून है। हालांकि पूरी तरह से इसका ग्लोबल जो फैक्टर्स है उनका असर खत्म हो गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी भी अगर कीमतों की दृष्टि से देखें तो दो तीन बातें ऐसी हैं जो कि थोड़ा रिस्क को पैदा करती है। दिशा तो सही है, स्तर भी सही है, लेकिन जो संरचना है इस कीमत स्फीति की, उसमें पल्सेस की, स्पाइसेस की और सीरियल की जो जो सूचकांक है सीपीआई के, वो अभी भी थोड़ा ऊंचे स्तर पर है। मैं एग्जैक्टली साथ मैं सेपरेटली, यस सर, मैं सेपरेटली यही चाह रहा था सर कि थोड़ा सा अभी भी जो ऐसे संकेत हैं जहां पर हमें थोड़ा सतर्क होना है, सेलिब्रेशन के मोड में ना आते हुए, जरा उन्हें आप इंगित करें सर। हाँ, तो तीन बातों पर हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा, यानी नीति निर्धारकों को ध्यान देना होगा। एक तो ये कि अभी भी अंदेशा है कि भारत में रेन की डेफिशिएंसी होगी, और जिसके कारण सप्लाई साइड बॉटलनेक्स डेवलप हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जो पल्सेस स्पाइसेस सीरियल्स का जो जो क्षेत्र है उसके उसके तहत। दूसरी बात है कि एनर्जी प्राइसेस जो हैं उनमें भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी वल्नरेबल है, और पेट्रोलियम प्राइसेस में सप्लाई साइड चैलेंजेस आ सकते हैं और प्राइसेस प्रेशर में आ सकती है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि ग्लोबल सप्लाई साइड अनसर्टेनिटीज के कारण इनपुट प्राइसेस पर प्रेशर आ सकता है जनरल, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी प्राइसेस। तो इन तीनों बातों को लेकर के थोड़ा हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इससे अभी भी जो है वो कीमतें ऊपर जा सकती है। एब्सोल्युटली सर, इसमें थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई के फैक्टर्स जो पिछली बार भी अच्छे नंबर आए थे और बिल्कुल कंफर्टेबली वो 50% से ऊपर बने हुए हैं, ये कितना पुश करेंगे हमारी ग्रोथ को आगे सर? इसमें सबसे जो ऑप्टिमिस्टिक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई है वो पिछले कई महीनों से बिल्कुल रिकॉर्ड लेवल पर चल रहा है, और इसका कारण यह है कि बहुत हद तक जो सर्विस सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का
वो रिकवर भी कर रहा है और उसके एक्सपोर्ट डिमांड में उतनी कमी भी नहीं हुई है। यानी फॉरेन ट्रेड में सर्विस सेक्टर की परफॉर्मेंस गुड्स की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी रही है। और एक सेक्टर जो कोविड के बाद थोड़ा सा प्रेशर में था, जिसको कि हम लोग ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन का सेक्टर कहते हैं, वो सेक्टर जो है वह भी अब उछाल पर आ रहा है। यानी उसमें जो रिकवरी हुई थी उसको लेकर पहले क्वार्टर का डेटा देखा जाए तो हम लोग 19-20 की के मैग्नीट्यूड की तुलना में अभी भी नेगेटिव में थे पहले क्वार्टर में, लेकिन अब आगे के क्वार्टर्स में हम लोग आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो सर्विस सेक्टर का जो पीएमआई का सूचकांक है ये बहुत अच्छा दिखला रहा है। जी। मैन्युफैक्चरिंग जो आईआईपी का इंडिकेशन है वह 9.3% का है और इसमें जो इसके साथ कैपिटल गुड्स है वो और भी अच्छा दिखला रहा है 12.6% का। जी। तो ये सब जो है ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो कि इकोनॉमी को स्वस्थ रखेंगे। तो बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि जो आईएमएफ का अनुमान है 6.3% का और आरबीआई का 6.5% का, इसी के बीच में यानी इसी नैरो रेंज में हम लोग एक्चुअली परफॉर्म करेंगे। अच्छा। इन रिस्क इन जो ये जो रिस्क के फैक्टर्स हैं उनको होते हुए भी। ठीक है सर। ऑटो सेल्स के आंकड़े भी बढ़िया आए हैं, जीएसटी कलेक्शन हमारा शानदार तरीके से बना हुआ है, महंगाई भी अब कंट्रोल में है। आखिरी सवाल सर मेरा, आपने हालांकि उसका उत्तर दे दिया कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं क्या वो 7.7% से ऊपर हम उम्मीद करें? और दूसरा कि आरबीआई का जो अब तक महंगाई पर फोकस था पूरा, क्या एक विंडो मिला है कि अब थोड़ा ग्रोथ की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए? अभी भी जो 5% है और जो आरबीआई का अनुमान है कीमत का पूरे साल के लिए वो अभी भी 5.4% है। तो जो 6% का अपर लिमिट है, टॉलरेंस लिमिट, उससे थोड़ा ही कम है। इसलिए मुझे नहीं लगता, अभी हम लोग एक तरह से गोल्डन ब्रैकेट में आ गए हैं। यानी ग्रोथ भी बहुत अच्छा है और सीपीआई भी जो है वो टॉलरेंस लिमिट में है। इस समय बहुत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और थोड़ा वॉच करना चाहिए, कम से कम एक क्वार्टर और। एक बात और जो रिस्क फैक्टर है उसको उसकी ओर इंगित कर सकता हूँ कि जो रियल ग्रोथ है वो तो 6.5% हो सकती है, लेकिन जो नॉमिनल ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का जो वेटेड एवरेज बनता है, जो कि इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर कहा जाता है नेशनल इनकम अकाउंट्स में, वो डब्ल्यूपीआई अभी भी अनुमान है पूरे साल के लिए 0% के आसपास रहेगा। तो इस हालत में जो इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर है वो हद से हद जो है वो 7-8% हो सकता है, नॉमिनल ग्रोथ को दिखला सकता है। तो नॉमिनल ग्रोथ अगर 7-8% रही तो फिर हम लोग का जो टैक्स रेवेन्यू की बॉयंसी है और टैक्स रेवेन्यू का ग्रोथ है वो थोड़ा कम रहेगा बजट अनुमान से, जो कि 10.5% का है। उस हालत में अगर टैक्स रेवेन्यू कम हुए अनुमान से तो फिर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो ये बढ़ोतरी दिखलाई पड़ रही है अब तक, उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक रिस्क फैक्टर मुझे दिखलाई पड़ता है। रियल साइड में मुझे डाउट नहीं है, लेकिन नॉमिनल साइड में एक रिस्क दिखलाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते बहुत क्विक एक कमेंट आपका मैं चाहूंगा। आज आईएमएफ चीफ ने कहा है कि इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक ब्लैक क्लाउड की तरह, काले बादल की तरह, साए की तरह मंडरा रहा है। हालांकि भारत के प्रति उनका नजरिया अलग है, लेकिन फिर भी क्या लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कोई किसी तरह का इंपैक्ट हमारे ऊपर आप देख रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का? इसमें चूंकि ये यूक्रेन और रशिया के संदर्भ के ठीक बाद आ गया है, इसलिए जो ग्लोबल सप्लाई साइड प्रेशर्स है वो बढ़ सकते हैं। और अगर हम लोग की ग्लोबल डिपेंडेंस, कुछ ग्लोबल इंपोर्ट्स हम लोग के लिए क्रिटिकल हुए, खासकर अगर पल्सेस का इंपोर्ट जरूरी हुआ और बहुत हद तक सीरियल के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल बनाए रखना बहुत जरूरी है, तो कुछ तो इससे रिस्क फैक्टर बढ़ता है। लेकिन उम्मीद ये है कि ये जो क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। ठीक। और उस हालत में अगर ये क्राइसिस सॉल्व हो जाती है कुछ ही महीनों में, तो फिर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोबल सप्लाई साइड प्रेशर्स
जरूर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला और विस्तार से विश्लेषण दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इसी के लिए ये थी आज की हमारी पहली कवर स्टोरी। और अब बात कर लेते हैं इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग की। तो वॉर से जुड़े अपडेट आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ताजा अपडेट हैं। अब तक क्या हुआ ये आपको बताएंगे और इस वक्त भी क्या कुछ हलचल है, ये पूरे अपडेट आपको फटाफट से दे देते हैं। आज दिन भर क्या हुआ और ताजा स्थिति गाजा में क्या है। तो सबसे पहले आज आईडीएफ चीफ, इजरायली डिफेंस फोर्स के जो चीफ हैं, जब से हमास का हमला हुआ है तब से वो पहली बार सार्वजनिक आए, पहली बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया और ये साफ तौर पर माना कि जी हां, हमसे मिलिट्री चूक हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने जांच का वादा भी किया है। तो जो बात पूरी दुनिया कह रही थी, स्वाभाविक रूप से इसको स्वीकार तो करना ही था, लेकिन आईडीएफ चीफ की तरफ से आज जाकर इस पर सफाई आई है। उन्होंने स्वीकार किया है। जो आईडीएफ के जो चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हलेवी, उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे फेलियर हुआ और हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे जांच के बाद, लेकिन हमास को निस्तेनाबूद कर देंगे। हमास ने इस बीच में एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि जो नुकसान हुआ है वो 1417 लोगों की मौत का है और 6000 से ज्यादा घायल हैं। ये बात हमास ने कही है और ये लगातार जो आंकड़े हैं इनके बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अभी भी गाजा पर एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो लगातार जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरे अपडेट्स हैं, इजराइल ने साफ तौर पर आज ऐलान किया कि देखिए, हम गाजा पर एयर स्ट्राइक्स नहीं रोकेंगे और कम से कम तब तक नहीं जब तक आपने हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया। इजराइल ने साफ कहा है कि ये जंग हमने शुरू नहीं करी, लेकिन हाँ, खत्म हम जरूर करेंगे, लेकिन गाजा पर हम तब तक अटैक्स करते रहेंगे जब तक हमारे बंधकों को रिहा नहीं किया गया। तो एक तरह से पहली बार नेगोशिएशन की पोजीशन में आप कह सकते हैं इजराइल आया है कि आपको अगर नहीं आगे स्ट्राइक्स अटैक्स चाहिए तो आप हमारे बंधकों को छोड़ना शुरू करो। हमास की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब आज जो है एंटनी ब्लिंकन, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, वो पहुंचे इजराइल और बिल्कुल इजराइल के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की बात पुख्ता तौर पर अमेरिका ने कही है। आज बिल्कुल अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा कि जब तक अमेरिका है, जब तक हमारी एग्जिस्टेंस है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये आपकी लड़ाई अकेले की नहीं है। जब तक अमेरिका है तब तक ये लड़ाई अमेरिका की भी है। तो ये एंटनी ब्लिंकन वहां पे पहुंचे, बड़े गदगद नजर आए नेतन्याहू साहब, और उन्होंने कहा कि थैंक यू, आप हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आप बिल्कुल बड़े भाई की तरह हमारे साथ हैं। और इसी उत्साह में कि अमेरिका उनके साथ है, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जैसे आईएसआईएस को कुचला गया था वैसे ही हम हमास को भी कुचल डालेंगे। तो ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आज आया उसमें ब्लिंकन साहब का ये स्टेटमेंट आया और नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल कह दिया कि आईएसआईएस की तरह ही हमास का हम सफाया कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये पहले भी इजराइल कह चुका है कि हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। इजराइल की सुरक्षा जर्मनी की जिम्मेदारी है। ये ओलाफ स्कोल्स जो हैं जर्मन चांसलर, वो कह रहे हैं कि पास्ट में इजरायली जो जूश हैं उनके साथ हमने अच्छा नहीं किया। अब हमारी स्वाभाविक से जिम्मेदारी है कि आज जो इजराइल है उसकी हम पूरी तरह से रक्षा करें, और इसीलिए सैन्य सहयोग की बात आज जर्मनी ने दोहराई है और जर्मनी ने कहा है कि हम पूरी तरह से मिलिट्री एड भी आपको देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे और हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। इनफैक्ट वहां से कुछ असला बारूद और जो समुद्री रास्तों से जो मदद दी जानी चाहिए वो भी अब शुरू हो गई है। तो जर्मनी से सपोर्ट मिला है। इस बीच जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि इकोनॉमी का क्या होगा, देखिए आईएमएफ चीफ जो है वो कह रही हैं कि इजराइल हमास का जो वॉर है वो विश्व अर्थव्यवस्था पर एक काले बादल की तरह है। और वर्ल्ड बैंक की बैठक 11 से 15 अक्टूबर तक हो रही है और इस बैठक के दौरान जो आईएमएफ की जो मैनेजिंग एडिटर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, वो कह रही हैं कि ये विश्व अर्थव्यवस्था पर खराब असर डाल सकता है।
हालांकि भारत के लिए इस पर क्या असर होंगे उस पर हमने थोड़ी देर पहले सप्लाई साइड्स की चिंताओं को लेकर थोड़ी देर पहले बातचीत भी की है। लेकिन आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे ज्यादा बुलिश अगर पूरी दुनिया में तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर ही है। इस बीच देखिए, मिस्र ने इजराइल से कहा है कि थोड़ा सा आप बमबारी रोकिए। जो राफा क्रॉसिंग है ना, वहां पर देखिए इजराइल की तरफ से एक क्रॉसिंग है जो गाजा से है, और दूसरी जो क्रॉसिंग है वो मिस्र की तरफ से है, और इसे राफा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो मिस्र ये चाहता है कि यहां पर बमबारी रोकी जाए। इजराइल ने यहां पर भी बमबारी की थी। उसका कारण यह है कि मिस्र ये चाहता है कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है, मानवीय मदद, वो हम गाजा के लोगों तक भेजें, क्योंकि कंप्लीट सीज किया इजराइल ने, पानी बिजली सब बंद कर रखा है। तो मिस्र चाहता है कि थोड़ा सा हम इनको मदद दें गाजा के लोगों को, लेकिन उसके लिए इजराइल को राफा क्रॉसिंग पर बमबारी रोकनी पड़ेगी। अब इजराइल इस पर रोकता है नहीं रोकता है इस पर अभी साफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पड़ोसी है जॉर्डन इजराइल का, वो भी गाजा की मदद के लिए आया है, और उसने क्या किया है कि जॉर्डन ने मदद भेजी है मिस्र को, और मिस्र चाहता है कि उसे हम गाजा में भेजें, लेकिन जो राफा क्रॉसिंग है वहां पर पहले बमबारी रोकनी पड़ेगी। तो ये आज के ताजा अपडेट्स हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो अपडेट आया आज वो ये आया कि इजराइल ने अब सीरिया पर भी अटैक शुरू कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि उसके जो 2 पोर्ट्स हैं उनको हवाई हमले से जो है अलेप्पो और दमिश्क, 2 जो एयरपोर्ट्स हैं वहां के, उस पर हमला किया है। आज दोपहर लगभग 2 बजे ये रॉकेट दागे गए हैं, और इजरायली सेना ने बाकायदा इसकी पुष्टि भी की है कि दमिश्क और एलेप्पो हवाई अड्डे पर हमने ये भेजे। और क्यों किया ये भी आप समझिए। ये इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल को ये शक है कि हमास की मदद के लिए इन एयरपोर्ट से कहीं ईरान कोई मदद तो नहीं भेज रहा है, तो उसने इसीलिए यहां पर हमला किया, और बाकायदा यहां पर शटडाउन की स्थिति आ गई है, जो खबरें मिली हैं। तो ये हैं आज के अपडेट इजराइल से जुड़े हुए। और अब जरा ग्राउंड रिपोर्ट की तरफ आपको ले चलते हैं। हमारे सहयोगी विशाल जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में बने हुए हैं, वहां से लगातार आप तक रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। विशाल की ये ताजा रिपोर्ट आपको देख देते हैं। इस वक्त जी न्यूज की टीम वॉर जोन में मौजूद है, और ये इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से इजराइल की सेना गजा पट्टी में लगातार अब हमले कर रही है, हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। ये गजा बॉर्डर है, और उसके ठीक उस पार आप देखेंगे, ये देखिए किस तरह से यहां धमाके किए जा रहे हैं, टैंक से गोले दागे जा रहे हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यही गाजा बॉर्डर है। वो मुझे फेंसिंग यहां पर दिखाई पड़ रही, जिन फेंसिंग को तोड़कर हमास के आतंकी इजराइल में घुसे थे, और अब यहां पूरा आपको मूवमेंट दिखाई पड़ेगा। इसके आगे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर फिलहाल जो हालात हैं, चारों तरफ आपको इजरायली आर्मी की पोजीशन दिखाई पड़ेगी, और साथ ही यहां पर जब आप देखेंगे तो इसके साथ यहां पर लगातार जो स्थिति है वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। यहां जो हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक और ज्यादा संख्या में टैंक्स को बुलाया जा रहा है, और यहां से हमले किए जा रहे हैं। और मैं जो तस्वीरें देख पा रहा हूं, देखिए यहां टैंक से गोले दागे जा रहे हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे मुझे गाजा पट्टी का वो इलाका पूरा सामने दिखाई दे रहा है जहां से धुआं निकल रहा है। यहां से बम्बार्डमेंट लगातार की जा रही है, हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, जहां से आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से यहां पर अब वॉर जोन है ये, और इस वॉर जोन में जी न्यूज आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहा है। इजराइल अब हमले कर रहा है यहां से गजा पट्टी के उन इलाकों में जहां पर हमास के आतंकी ठिकाने हैं। देखिए यहां पर तेज आवाजें आ रही हैं। कंटिन्यू आप जब देखेंगे, इसके आगे हम नहीं बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा खतरा है, लेकिन यहां से अब इजरायली सेना उन ठिकानों को निशाना बना रही है जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं, और इसके साथ ही गजा पट्टी है सामने, गजा बॉर्डर है, फेंसिंग है। जी न्यूज की टीम इस वक्त आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रही है, और यहीं से हम आप तक एक्सक्लूसिव कवरेज पहुंचा रहे हैं। आसमान में हमें धुआं दिखाई दे रहा है, किस तरह से इजरायली सेना अब हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की बड़ी तैयारी यहां पर हमें अब समझ में आ रही है इजराइल सेना करने जा रही है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले टैंक्स का
बड़ा मूवमेंट देखा है इन सड़कों पर। और अब यहाँ ये जो गजा बॉर्डर है, पूरा इलाका, इस बॉर्डर पर टैंकों को तैनात कर दिया गया है। यहीं से हमास के आतंकियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है और साथ ही वो फेंसिंग भी हमको दिखाई दे रही है जो इस वक्त यहाँ पर है। ज्यादा देर तक हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे क्योंकि ये वॉर जोन है और इस वॉर जोन से हम आप तक एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। इजराइल की सबसे बड़ी तैयारी हमास के खात्मे को लेकर इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। और इस बीच अमेरिका के एक बड़े अखबार ने दावा किया है कि इजराइल पर हमास के हमले के बारे में ईरान को पहले से पता था। यह बात तो दुनिया को पता है कि ईरान ने हमास के हमले का जश्न मनाया, लेकिन ईरान ने कभी यह नहीं कबूला कि उसे हमास के हमले के बारे में पहले से खबर थी। इनफैक्ट जो खामेनेई है, वहां के सर्वोच्च नेता कहे जाते हैं, उन्होंने पूरी तरह से इन खबरों का खंडन किया था। लेकिन अब हमारी इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि इजराइल पर हमास के हमले को लेकर किसे पता था और किसे नहीं। ताबड़तोड़ धमाके, गोलीबारी, आग और आसमान में धुएं का गुबार। ये हाल है इस वक्त गजा और इजराइल के कई शहरों का। हमास ने कई महीनों की तैयारी के बाद प्लानिंग के साथ शनिवार को इजराइल में खून की नदियां बहा दी और उसके निशान अब भी कई शहरों में दिखाई दे रहे हैं। हमास ने इजराइल पर हमले का ऐसा प्लान बनाया जिसकी भनक ना तो मोसाद को लगी और ना ही CIA को। लेकिन अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिससे कुछ देशों की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम है ईरान का। हैरानी की बात यह है कि जिस हमले की भनक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तक को नहीं लगी, उसकी जानकारी अमेरिका के अखबार को है। और इस अखबार ने यह दावा ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन खुद इजराइल में मौजूद हैं, जो अपने पहले बयान में ये साफ कर चुके थे कि इस हमले में ईरान के हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला है। असल में ईरान के हमले में शामिल होने का शक इसलिए भी गहराया क्योंकि शनिवार को जब हमास ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया तो रात को ईरान की राजधानी तेहरान में इसका जश्न मनाया गया। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान आया जिसमें उन्होंने हमले की साजिश में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। खामेनेई ने लड़ाकों के हाथ चूमने की बात तो जरूर कही, लेकिन हमलों में अपना हाथ होने की बात नहीं मानी। इसके बाद एक और दावा किया गया जिसके मुताबिक इजिप्ट ने अपने पड़ोसी इजराइल को हमले की चेतावनी पहले ही दे दी थी। इजराइल PM कार्यालय ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिस्र से पहले ही एक संदेश मिला था। ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। अगर नेतन्याहू के ऑफिस ने जो कहा वो सही है तो इसका मतलब ये कि इजिप्ट को हमले की जानकारी पहले से थी, लेकिन उसने इजराइल को नहीं बताया। या फिर यह भी हो सकता है कि इजराइल ने ही इस चेतावनी को हल्के में लिया जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। खैर, हमले को लेकर सबके अपने दावे हैं और अपने तर्क हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मोसाद के इंटेलिजेंस पर है। आखिर सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में इजराइल में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने पहल शुरू कर दी है। सरकार ने लॉन्च किया है ऑपरेशन अजय और इसके तहत भारतीय नागरिकों को लेने के लिए पहली चार्टर उड़ान आज देर रात तेल अवीव रवाना होगी और माना जा रहा है कि तेल अवीव से भारतीय यात्रियों को लेकर चार्टर फ्लाइट कल सुबह भारत लौट भी आएगी 230 भारतीयों के साथ। जंग के बीच हर भारतीय को सुरक्षित निकालने की गारंटी। यानी जंग में फंसे अपने नागरिकों के लिए
भारत का कर्तव्य पथ। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में 18,000 भारतीय नागरिक फंसे हैं। इनमें से हर वो भारतीय जिसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी खतरे में है, उन्हें ऑपरेशन अजय के जरिए वापस भारत लाया जाएगा। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पर्वत पर जाने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के लिए हरी झंडी दिखा दी थी और इस मिशन को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सौंपी है। ये तस्वीर ऑपरेशन अजय पर हुई बैठक की है, जिसमें एस जयशंकर अपनी कोर टीम के साथ रेस्क्यू प्लान बना रहे थे। बुधवार की रात 10:12 पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इजराइल में भारतीय नागरिकों के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू करने की जानकारी दी थी। भारत और इजराइल के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक दूसरे के लगातार संपर्क में हैं। जंग के हालात में जिन लोगों को इजराइल से भारत लौटना है, वो बारी बारी से इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। और अब जब इजराइल में जंग छिड़ी है, तो भारत ने ऑपरेशन अजय के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित घर लाने का प्रण लिया है। अच्छी बात यह है कि इजराइल और हमास की जंग में अब तक किसी भारतीय नागरिक की मौत नहीं हुई है और उम्मीद है कि भारत के हर बड़े रेस्क्यू मिशन की तरह ऑपरेशन अजय भी अजय साबित होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात बाजार की कर लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 17 अंक गिरकर 19,800 के बेहद करीब क्लोज हुआ, तो सेंसेक्स 64 अंक लुढ़ककर 66,400 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक पॉजिटिव नोट के साथ 82 अंक चढ़कर 44,500 के पार बंद हुआ। दिन भर का एक्शन बताएंगे वरुण। देखिए, 2 दिन की लगातार तेजी के बाद फाइनली आज बाजार में थोड़ी बहुत सुस्ती देखने मिली। और सुस्ती का कारण क्या था? एक तो थोड़ी बहुत वीकली एक्सपायरी इंपैक्ट, दूसरा खासकर अगर आप देखेंगे तो आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजों का इंपैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक मार्केट में देखने मिला। और इसके लिए आपने देखा कि आईटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा लूजर था। हालांकि बाकी अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छी खासी खरीदारी थी और छोटे मझोले स्टॉक्स में तेजी थी। बैंक निफ्टी भी जो है वो हरे निशान में बंद हुआ है। टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे आईटी काउंटर्स ही सबसे बड़े लूजर्स है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन सभी काउंटर्स में देखें करीब 2% के आसपास की गिरावट थी और अपोलो हॉस्पिटल्स में भी करीब 2% के आसपास की गिरावट थी। गेनर्स में खासकर अगर आप देखेंगे तो आज सरकारी कंपनियां यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी थी। आप निफ्टी के टॉप गेनर्स में ही देखिए, कोल इंडिया, बीपीसीएल, एनटीपीसी, ये वो तमाम कंपनियां थी। इसके अलावा मारुति, इनफैक्ट ऑटो काउंटर्स जो है वो लगातार तेजी में, आज भी मारुति में करीब 1.5% के आसपास के गेन्स थे। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें 20-20, 30-30 टाइम्स जो है 5 डे एवरेज वॉल्यूम्स देखने मिले। इस तरह की खरीदारी जो है वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी देखने मिली है। कुछ गेनर्स की बात करें तो एमएमटीसी, लिंडे इंडिया, मॉइल, प्लास्टिक बैंक जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे 5 से 20% के आसपास के तगड़े गेन्स देखने मिले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेक्टर्स फूड, ओरिएंट सीमेंट, निपॉन लाइफ, जितने भी एएमसी काउंटर्स थे वहाँ पे तेजी थी। मोतीलाल ओसवाल, ये वो तमाम स्टॉक्स थे जहाँ पे अच्छे खासे गेन्स थे। लूजिंग एंड पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, थेमिस मेडिकेयर, एमसीएक्स और डिलीवरी जैसे काउंटर्स थे जहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली। तो एक मिलाजुला कारोबार था। हालांकि 2 दिनों की लगातार तेजी के बाद थोड़ा बहुत जो है मार्केट पे आज ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन हाँ, छोटे मझोले स्टॉक्स में अगर देखेंगे तो अभी भी खरीदारी जारी है। आईटी सेक्टर के दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे। तिमाही आधार पर कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 5,945 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,212 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 6,300 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर इन्फोसिस का मार्जिन 20.8% से बढ़कर 21.2% रहा, जबकि एट्रिशन रेट 17.3% से घटकर 14.6% पर आ गया। इन्फोसिस ने 18 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। आईटी सेक्टर की एक और दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक ने भी दूसरी तिमाही के नतीजों का आज ऐलान कर दिया। जुलाई-सितंबर तिमाही में एचसीएल टेक का कंसोलिडेटेड मुनाफा 3,832 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने इस दौरान 3,800 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। तिमाही आधार पर एचसीएल टेक का मार्जिन 16.9% से बढ़कर 18.4% रहा। कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है।
देश में गैस की खपत सालाना 18% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में गैस नेटवर्क का दायरा भी तेजी से बढ़ेगा। यही नहीं, आने वाले दिनों में गैस हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएनजीआरबी के चेयरमैन AK जैन ने जी मीडिया के साथ खास बातचीत में और क्या क्या कहा, सुनिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 12वें दौर की बिडिंग शुरू हो चुकी है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं अनिल जैन, जो कि चेयरमैन है पीएनजीआरबी के। सर, पहला सवाल ये कि जो 12वें दौर में है, अभी तक हम किन एरियाज़ में थे और 12वें दौर के बाद हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेटवर्क बढ़ जाएगा? जो अभी बचा हुआ क्षेत्र है वो है हिमालय से में जो राज्य स्थित हैं और पूर्वोत्तर में, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य यही बचे हुए थे और टापू बचे हुए हैं। तो टापू की स्थिति थोड़ी सी विभिन्न रहेगी, उसके लिए हम लोग एक अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे आने वाले साल में। और अभी हमने जो ये राज्य आपको मैंने गिनाए, इनका काम कल से बिडिंग राउंड शुरू हो जाता है, तो कोशिश की जाएगी कि 31 मार्च तक इन सबको आवंटित कर दिया जाए। इन सब के बीच में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना होगा ज़रूरी। कितना निवेश इसके लिए उम्मीद कर रहे हैं, कितना निवेश आएगा, और अभी तक जहाँ पे हम ऑपरेशनल्स हैं जिन एरियाज़ में, उनकी संख्या कितनी है, और उसमें से एरियाज़ जहाँ पे हम उपलब्ध हैं वो कितनी हैं और ऑपरेशनल कितने हैं? लगभग 302 जोग्राफिकल एरियाज़, यानी कि जिनमें ज़िले भी हैं और राज्य भी हैं, आवंटित किए गए। उसमें से 270 में गैस का वितरण का काम प्रारंभ हो चुका है। अभी जो काम शुरू हो रहा है 12वें राउंड में, इसमें लगभग $4.5 बिलियन के करीब पूंजी निवेश होगा। और ये पूंजी निवेश देखिए यदोसंरचना में होता है, इसके फलस्वरूप जो उद्योग लगते हैं और जो दूसरी और संरचनाएं आती हैं वो अतिरिक्त होते हैं। तो ऊर्जा के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए ये $4.5 बिलियन, जो कि लगभग आप मान के चलिए 26-27 करोड़ 35,000 करोड़ के करीब खर्च होगा। और सीमेंट और रियल एस्टेट शेयर क्यों फोकस में हैं, ये अरमान बताएंगे। देखिए, सीमेंट कंपनीज पर आपको फोकस रखना है और स्पेसिफिकली जो दक्षिण की सीमेंट कंपनीज है वहां पर फोकस रखना है, क्योंकि आज सिटी की रिपोर्ट आती हुई दिखी है कि दक्षिण में सीमेंट के दाम 10% तक जो है बढ़ते हुए दिखे हैं। जी बिजनेस ने आपको 27 सितंबर को ही बताया था कि दक्षिण में सीमेंट के दाम जो है बढ़ेंगे 1 अक्टूबर से। उसके बाद 3 अक्टूबर को वहां पर जेफरीज की रिपोर्ट भी आती हुई दिखी थी, जो हमारी खबर पर मोहर लगती हुई दिखी थी। और अब सिटी भी वही बात बोल रहे हैं कि दक्षिण में जो है सीमेंट के दाम लगभग 10% तक बढ़ चुके हैं। अब उसी के साथ साथ ये तो खबर आई है, पर कुछ दिन पहले की अगर आप बात करें तो बाकी दूसरे रीजन्स की भी बात करें तो वहां पर भी भाव बढ़ते हुए दिखे थे। और लगातार जो Q2 के अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें रियल एस्टेट कंपनियों के जबरदस्त अपडेट आते हुए जा रहे हैं, जिसमें आप पूर्वांकरा की बात करें, Q2 FY24 में किसी भी तिमाही की हाईएस्ट एवर प्रीसेल्स जो है वो आंकड़ा रिकॉर्ड करा है। प्रेस्टीज एस्टेट हो या सिग्नेचर ग्लोबल हो, दोनों ने पहली छमाही में FY24 के रिकॉर्ड आंकड़े जो है वो अचीव करते हुए दिखे हैं। अजमेरा रियल्टी का भी अगर आप Q2 का अपडेट देखेंगे तो उनका जो प्रीसेल्स का डेटा है 52% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां हैं, वहां पर अच्छे खासे आंकड़े आते हुए दिखे हैं। पूर्वांकरा देख लीजिए, प्रेस्टीज देख लीजिए। और अब आपको खबर ये भी है कि क्लियरली वहां पर जो साउथ की जो सीमेंट कंपनी है उन्होंने दाम जो है साउथ में लगभग 10% तक बढ़ा दिए हैं। तो ऑलरेडी अगर आप देखें जो आने वाले समय में, क्योंकि डिमांड रियल एस्टेट पे अच्छी खासी आती है सीमेंट से, वहां पर इतना बढ़िया नंबर्स आ रहे हैं, तो आने वाला समय जो साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, रेमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, दालमिया भारत, सागर सीमेंट, ऐसी कंपनियां हैं, इन पर हो सकता है इनका आने वाला समय और बढ़िया रहे। और फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए कल का दिन कुछ खास रहने वाला है। चलिए पहले अपने एक्सपर्ट्स से पूछते हैं कि इस बारे में उन्हें कुछ पता है या नहीं। और ये सारी बातचीत की एक्सपर्ट से नुपुर ने, और फिर हमारे लिए ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है। आइए देखते हैं नुपुर की ये रिपोर्ट। कल है नेशनल सिनेमा डे। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो आपको 99 रुपीज़ में टिकट मिल जाएगी। 4000 से ज़्यादा स्क्रीन्स में कल जो मूवीज़ है वो 99 रुपीज़ में मिलेगी। हालांकि जो रिक्लाइनर्स और प्रीमियम फॉर्मेट्स है वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो नेशनल सिनेमा डे के मौके पर फूड एंड बेवरेज है उस पर भी मिलेगी आपको छूट। पीवीआर आइनॉक्स में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक और बाकी फूड आइटम्स की कीमतें देखें तो 99 से शुरू होगी कल के दिन। तो आपको एक इंटरेस्टिंग मौका मिल रहा है। 99 रुपीज़ में आप मूवी
देख सकते हैं, साथ ही साथ फूड एंड बेवरेज का भी मज़ा ले सकते हैं। अगर आपने मूवीज़ नहीं देखी है जो हाल ही में रिलीज़ हुई है तो कल आप 99 रुपीज़ में जाकर देख सकते हैं, जैसे कि फुकरे 3, थैंक यू फॉर कमिंग, मिशन रानीगंज, जवान, साथ ही साथ चंद्रमुखी 2, वैक्सीन वॉर, गदर 2 जैसी मूवीज़ है जो फिलहाल रनिंग है। ये मूवीज़ आप कल सिनेमा में जाके 99 रुपीज़ में टिकट बुक करवा के देख सकते हैं, क्योंकि कल नेशनल सिनेमा डे। हालांकि वर्ल्ड कप के चलते कोई नई रिलीजेस नहीं है, लेकिन बड़ी रिलीजेस जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी वो अभी भी अप एंड रनिंग है। पिछले साल नेशनल सिनेमा डे पे करीबन 65 लाख लोगों ने मूवी देखी थी, और इस बार कहा जा रहा है जो एडवांस बुकिंग आ रही है उसमें सबसे ऊपर आपको फुकरे 3, मिशन रजनीगंज और जवान नजर आएगी, जिनमें भारी भरकम बुकिंग्स है वो देखी जा रही है। क्वार्टर 2 की तरह क्वार्टर 3 में भी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। हालांकि सारी की सारी रिलीजेस वर्ल्ड कप के बाद ही होने वाली है, बिग रिलीजेस वर्ल्ड कप के बाद ही होने वाली है। टाइगर 3 नवंबर 10 को रिलीज होगी, मार्वल्स देखे तो 10 तारीख को रिलीज होने वाली है। धुनके भी 22 दिसंबर को रिलीज होगी, जो क्रिसमस वाला जो लॉन्ग वीकेंड है तब रिलीज होने वाली है। तो कल नेशनल सिनेमा डे के चलते आपको अगर मूवी देखनी है तो आपको टिकट सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगी। और नवरात्र शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। नवरात्रि का खुमार लोगों के सिर पर धीरे धीरे चढ़ना भी शुरू हो चुका है, और गरबा का रंग मुंबई में तो कुछ अलग ही होता है। चारों तरफ लोग जोश में डांडिया खेलते हैं। ऐसे में गरबे की पोशाक में अपने आप को सबसे अलग दिखाने की चाह में लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। आइए सौरभ पांडे की ये रिपोर्ट देखते हैं। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां जारी हैं, और इस पर्व में जो है सबसे ज्यादा अहमियत जो है गरबा को दिया जाता है, गरबा रसिकाओं को दिया जाता है। ऐसे में इस वर्ष किस तरह के कॉस्ट्यूम जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं, जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं मुंबई के बोरीवली मार्केट में। आइए सीधा ग्राहकों से ही बात करते हैं कि वो इस बार क्या खरीदारी कर रहे हैं। मैम, बात की जाए, आप जो कॉस्ट्यूम्स खरीद रहे हैं काफी शानदार लग रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं इसके साथ? हम कड़े ले रहे हैं, शूज ले रहे हैं, मोजरी ले रहे हैं। इस बार नवरात्रि के बहुत क्रेज चढ़ा हुआ है लोगों को। इमिटेशन ज्वेलरीज ले रहे हैं, जैसे ये मोजरी हमने खरीदी है, इस पे मैचिंग। मैम, आप बताइए कि आप इस बार क्या खरीद रही हैं, और सबसे ज्यादा ट्रेंड जो है वो किस चीज का देख रहे हैं? भैया, मैं सब कुछ खरीद लेना चाह रही हूँ कि इस बार बहुत मजा आने वाला है। हमारा पूरा ग्रुप है, हम लोग पूरे एक्साइटमेंट के साथ में कंपटीशन के लिए खेलने वाले हैं, इसलिए हम घाघरा, चोली, लहंगा, जूतड़ी, मोजड़ी, ज्वेलरी सब कुछ देखने वाले और लेने वाले हैं। इस बार काफ़ी अच्छे कॉस्ट्यूम है, कलर डिज़ाइन है, वैरायटी भी बहुत अच्छी है, और प्राइस भी अपने देखने जाए तो एकदम रिजनेबल है। बट इतना अच्छा कलेक्शन और इतनी सारी वैरायटी है कि समझ ही नहीं पा रहे, इतना कंफ्यूज हो रहे कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या ले और क्या नहीं ले। इस साल दुपट्टे बहुत ट्रेंडिंग हो रहे हैं, जो मल्टी कलर के दुपट्टे हैं, विच इज गोइंग वेरी ऑन टुडे इन दिस सीजन। हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ से ले, अभी इतनी सारी न्यू थिंग्स आई है कि यू जस्ट लव शॉपिंग और शॉपिंग ही करने का मन हो रहा है सब कुछ। जिस तरह से आपने सुना, गरबा रसिका जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं और थिरकना चाह रहे हैं, बस उन्हें इंतजार है तो सिर्फ नवरात्र का। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सागर पाटिल के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 याद रखिए। नमस्कार।